Hi. The best views come from the hardest climbs. Today is 2nd of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। मुडियट्टू ट्रेडिशनल फोक डांस है केरला का। शंघई चाइना में है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। आयरलैंड से हमने इंस्पायर्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 52 में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होगा। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 AITU? First metal to be used by men was Indus Valley Civilization and before first metal to be used by men क्या था? Indus Valley Civilization was discovered by whom? Indus Valley Civilization की जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का जो पैटर्न है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम क्या है? The site of Harappa is located on the bank of which river? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है कोरोबोरेटिंग। कोरोबोरेटिंग का मतलब होता है कंफर्म करना, वेरीफाई, एंडोर्स, कंफर्म और गिव सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट, थ्योरी और फाइंडिंग, पुष्टि करना। पेनस्टेकिंग का मतलब होता है श्रम साध्य, डन विद और एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर एंड थॉरोनेस, मेटिकुलस। ग्रेचुटस का मतलब होता है ऐच्छिक, अनकॉल्ड फॉर, अनवारंटेड, अनजस्टिफाइड। बिलाए का मतलब होता है झुटलाना, फेल टू गिव अ ट्रू नोशन और इम्प्रेशन ऑफ समथिंग, डिस्गाइज, कॉन्ट्राडिक्ट। फैमिश्ड का मतलब होता है फीलिंग अ डिजायर और नीड फॉर फूड, एम्प्टी, हंग्री, पैकिश। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। आज हम ये 2 सवाल देखेंगे, जीएसटी पे और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे। ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, दिल्ली एडिशन। आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं, फर्स्ट हम देखेंगे यूक्रेन क्राइसिस पे अपडेट्स, देन वी विल टॉक अबाउट इंडियंस को जो इवैक्यूएट करने का प्रोग्राम चल रहा है, जीएसटी रेवेन्यू का डेटा आया है। एडिटोरियल में है कॉशनरी टेल, IPCC वेट बल्ब टेम्परेचर, kicked out sports and politics. This is about Bastar's wheel of justice, यूक्रेन वॉर और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फिर क्यों समय आ गया है। देन वी विल टॉक अबाउट ग्रास रूट सेक्युलरिज्म, मेडिकल स्टूडेंट्स डाउट ओवर डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया। देन दिस इज फेस्टिवल अमिड स्नो, यूक्रेन के अपडेट्स हैं। ताइवान चिप शॉर्टेज, बिजनेस में चिप शॉर्टेज, यूक्रेन क्राइसिस का हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे अपन टेक देखेंगे। देन दिस इज स्पोर्ट्स, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ऑयल MNCs एग्जिट कर रहे हैं रशिया, कुकी इंसर्जेंसी मणिपुर, बिल्डिंग द मोस्ट एग्जॉस्टिव फैमिली ट्री एंड नो योर इंग्लिश। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these topics in next about 35 to 40 minutes. All right, so this is the fog of war. See, ये जो क्यू दिख रहा है इतना बड़ा सा, दिस इज रशियन आर्मी, रशियन मिलिट्री, रशियन हार्डवेयर। द सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडेड बाय दिस टेक्नोलॉजी, दिस इज रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय ऑफ आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, इक्विपमेंट्स नियर यूक्रेन की कैपिटल की तरफ ये बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द फॉग ऑफ वॉर। तो 6.7 लाख रिफ्यूजीज अभी हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन क्राइसिस। सो ये एक बहुत बड़े स्केल का क्राइसिस बनता नजर आ रहा है। अब ये यूक्रेन है, यूक्रेन के टॉप में यहाँ पर है बेलारस, दिस इज बेलारस। यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है रशिया। ये 2 जो रीजन थे, लुहांस्क और दिस इज डोनेट्स्क, लुहांस्क, डॉनबास रीजन, इन दोनों को इंडिपेंडेंट टेरिटोरी रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था, ये बोल के कि यहाँ पे रशियन पीपल हैं, रशियन ओरिजिन पीपल हैं, दे वांटेड इंडिपेंडेंस, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी थी। तो ये जो रीजन है इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट। और इससे पहले ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो भी रशिया ने एनेक्स कर लिया था। ये सी ऑफ अजोव है, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है और ये है ब्लैक सी।
तो इस जोन का मैप हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो यूक्रेन है उसकी ये कैपिटल है कीव, और यहाँ रशिया इसको ऑलमोस्ट दिस एनेक्स करने का यहाँ पे अभी चल रहा है, फाइट चल रहा है। अब इधर आता है बेलारस, ये आता है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, और नीचे है ब्लैक सी। अब जो इंडियंस हैं यहाँ पे, तो इस साइड तो रशियन आर्मी आ रही है, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम हियर, तो रशियन आर्मी का अटैक यहाँ से हो रहा है, इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए से पोलैंड का हेल्प ले रहे हैं, लाइक दिस। तो इस टाइप से अभी इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है। अब क्या है कि ये सारे जो हैं वो रिफ्यूजीज बन रहे हैं, रिफ्यूजीज, यहाँ पे क्राइसिस है, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दिस वेस्ट, यूरोप की तरफ, और यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने का भी इनिशिएशन स्टार्ट कर दिया है, इनिशिएशन हो गया है। सो द पॉइंट इज यूक्रेन से इधर की तरफ पीपल मूव करेंगे, और ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे आने वाला है रिफ्यूजी क्राइसिस। 6,77,000 यूक्रेनियन हैव फ्लेड टू पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी एंड रोमानिया। तो ये बनता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, डे 6 ऑफ रशियन इन्वेशन। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे डिजास्टर तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, लाइफ का लॉस है, प्लस ये जो रिफ्यूजीज हैं ये नेबरिंग कंट्रीज में जा रहे हैं, तो यहाँ भी चैलेंजेस आएंगे, एंड ये चीज़ अब बहुत एस्केलेट होती नज़र आ रही है। मीनवाइल हमारा दिस यहाँ पे भी लॉस हुआ है। सो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इवैक्यूएशन प्रायोरिटी में हो इंडियन सिटीजन्स का। हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ सबसे पहले हमको सेफगार्ड करना है। रशियन ब्लिट्ज स्टॉल्स इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन सिटी। तो अब शेलिंग भी हो रही है, तो इससे डिफिकल्टी आ रही है इवैक्यूएट करने पे। सो ये अपडेट है, इसको आगे और फॉलो करेंगे। हमको यहाँ पर न्यूज़ मीडिया की तरह कवर नहीं करना है, पैनिक, डिस्टॉर्शन, मिस इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा नहीं करना है। कमेंट्री डे बाय डे चेंज हो रही है। जो मिनिस्ट्री एम्बेसी जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दे रहा है उसको हम फॉलो करेंगे, दैट्स ऑल। नाउ गवर्नमेंट एलजी एट लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब बताइए इंग्लिश, लॉगर हेड्स का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट एलजी एट लॉगर हेड्स, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट जनरल, दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटोरी है। लॉगर हेड्स। जीएसटी रेवेन्यू क्रॉसेस 1.3 लाख करोड़ इन फरवरी। नाउ दिस इज सम गुड न्यूज। ये मैप हमने देखा, बेलारस, यूक्रेन। ये जीएसटी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अपन। सो जीएसटी इज 101 CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 1 जुलाई 2017 को आया था। इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कंजम्पशन टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसने सब्ज्यूम कर लिया है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इस पे आंसर राइटिंग किया था इनडायरेक्ट टैक्स, तो बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो अब जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गए। मल्टी स्टेज है, स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगता है। 5 स्लैब्स है, 0, 5, 12, 18, 28। पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड नहीं है। जीएसटी की एक काउंसिल होती है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन और स्टेट्स के आते हैं। आर्टिकल 279A में होता है जीएसटी। तो जीएसटी का जो डेटा है फरवरी मंथ एंड हुआ, 26% हायर आया प्री पैंडेमिक लेवल, 1.33 करोड़ लाख करोड़ रुपये हुआ, विच इज़ गुड। जीएसटी अच्छा है, मतलब सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, बिकॉज हमारे पास फाइनेंस का भी अभी डिफिकल्टी हो रहा था। जब से कोविड-19 हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हुई, खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ गए, बिकॉज हेल्थ केयर में, वेलफेयर में, और जो इनकम है वो कम हो गई, तो फिजिकल डेफिसिट भी हमारा हिट हुआ है। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ कि जीएसटी स्टेबलाइज हो रहा है। जीएसटी को हो गए हैं 5 साल, 5 ईयर्स। 2017 में आया था ना, 2017, तो अभी 2017 + 5 इज इक्वल टू 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट इज वाई let us prepare this question once again. Prepare a comprehensive note on goods and services tax. Write down what is GST, इसके different features, क्या prospects हैं, etc. Then challenges बताइए, identify करिए, friction क्यों हो रहा है, cooperative federalism, fiscal federalism, force major जो गवर्नमेंट ने लगा दिया था. Cover all these points, goods and services tax. Then जीएसटी से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उस पर भी हम एक लाइट थ्रो कर सकते हैं. सो प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट. ये बहुत हाई यील्डिंग है, इससे सवाल आएगा. ओके, सो दिस इज जीएसटी रेवेन्यू. लेट अस कम टू एडिटोरियल. कॉशनरी टेल. इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट एंड शोर अप एडेप्टेशन मेजर्स.
आईपीसीसी रिपोर्ट पे कल हमने आंसर राइटिंग किया। आईपीसीसी रिपोर्ट क्या बताती है? आईपीसीसी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली दिस इज़ अ बॉडी जो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है और फाइंडिंग्स देता है कि क्लाइमेट में क्या चेंज हो रहा है और क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि हमें एक आईना दिख जाए कि दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग टू। सो ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम है। साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, एविडेंस लेते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैनमेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, उससे क्लाइमेट में क्या चेंज हो रहा है, ये पूरी रिपोर्ट में फैक्ट्स, फिगर, एविडेंस के साथ वो बात प्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज़ वाई आईपीसीसी रिपोर्ट का वजन बहुत होता है। तो ये है आईपीसीसी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया था। WMO और UNEP मेंबरशिप, इसके सारे WMO UN के सारे मेंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे। आईपीसीसी का काम है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज पे। ये नेचुरल, पॉलिटिक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, सारे ऑप्शंस ये कवर करता है। मतलब हम ह्यूमन बींग्स के कारण जो भी इम्पैक्ट हो रहा है नेचर, क्लाइमेट पे, नेचुरल, पॉलिटिक, इकोनॉमिक, सबको ये कलेक्ट करता है। ये खुद ओरिजिनल रिसर्च नहीं करता, ये डेटा कलेक्ट करता है और फिर फाइनल रीडिंग्स निकालता है, फाइनल फाइंडिंग्स निकालता है। डज नॉट कैरी आउट इट्स ओन ओरिजिनल रिसर्च। ये मॉनिटर नहीं करता है क्लाइमेट और रिलेटेड फिनोमिनन इटसेल्फ। ये कंडक्ट करता है सिस्टमेटिक रिव्यू, जैसे बहुत सारे लोगों से उनकी रिपोर्ट लिया, ये उसको रिपोर्ट को अच्छे से जांचेगा और उससे फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये है आईपीसीसी। फर्स्ट पार्ट ऑफ रिपोर्ट कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ था, अभी सेकेंड पार्ट रिपोर्ट आया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ रिपोर्ट में एक्चुअली ये सिक्स्थ रिपोर्ट है आईपीसीसी की। तो अभी का जो रिपोर्ट आया है सेकेंड पार्ट, उसमें बताया है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है और एडेप्टेशन। बिकॉज क्लाइमेट बदल रहा है तो उसके हिसाब से हमको एडेप्टेशन करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे टू बैलेंस आउट दैट एडेप्टेशन, दैट चेंजिंग क्लाइमेट। तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और एडेप्टेशन ऑप्शन एक थॉरो प्लान चाहिए होगा। सो 1.5 डिग्री सेल्सियस से वार्मिंग जो है 2040 में ही अचीव हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग फुल थ्रॉटल बढ़ रही है। अब यहाँ एक टर्म भी है, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर में हीट भी होता है और ह्यूमिडिटी भी होता है। ह्यूमिडिटी, वेपर्स, वाटर वेपर अगर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा लगेगी। तो दिस इज हीट एंड ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। 35 डिग्री में तो विल डाई। सो दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर। अब क्या है, इसका बैक स्टोरी भी देखें तो ग्लासगो समझना ज़रूरी है। ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 प्लेजेस लिए थे। पहला प्लेज था इंक्रीज करेंगे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030। नॉन फॉसिल एनर्जी मतलब कोल, पेट्रोलियम। नॉन फॉसिल एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी वी कैन से। तो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट 2030 तक आएगा। 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल्स के थ्रू आएगा। इंडिया रिड्यूस करेगा टोटल प्रोजेक्टेड जो इमिशन है 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। मतलब जो इमिशन है उसको हम कम करेंगे। इंडिया रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%। और 2070 तक इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। जितना एमिट कर रहे हैं उतना ही कंपनसेट कर रहे हैं। बस ये 5 चीज़ें याद रखना है हमें ग्लासगो में। 500 गीगावाट 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी, 50% रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल से होगी, कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन तक कम करना है, कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी की 45%, 2070 तक हमें नेट जीरो बनना है। नेट जीरो मतलब जितना एमिट कर रहे हो उतना ही कंपनसेट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। बाकी कंट्रीज ने भी इस टाइप से प्लेजेस लिए थे। अब बात यह आती है कि जो पिक्चर दिखाया है आईपीसीसी ने वो बड़ा ब्राइट तो नहीं है, चैलेंजेस है, रेड फ्लैग्स है। हमें अभी भी टाइम है अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को चेक करना चाहिए, सो दैट ये जो डिज़ास्टर नज़र आ रहा है इसको हम अवॉइड कर सकें। हमें नेट जीरो तो अचीव करना है, बट द पॉइंट इज़ जिस स्केल से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हम उतने स्केल से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। वी नीड टू डू मोर एडेप्टेशन में, क्लाइमेट चेंज में।
तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर है, हीट और ह्यूमिडिटी से एमसीक्यू आ सकता है। वेट बल्ब मतलब हीट और ह्यूमिडिटी कंबाइंड और इसका इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो ये जो सेकंड रिपोर्ट जो आया है इसमें बेसिकली यही बताया, बहुत सारे शहर जो है मेट्रोपॉलिटन, वहाँ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी होता है। आप बताओ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है? कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था अर्बन हीट आइलैंड। तो ये क्या होगा, इनहॉस्पिटेबल हो जाएंगे, यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। सी लेवल राइज होगा तो हमारे जो कोस्टल शहर हैं वो डूब हो जाएंगे, और फिर इससे क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस टाइप सिचुएशन क्रिएट होगी, तो इससे इकोनॉमिक लॉसेस भी होंगे। तो दैट इज वाई वल्नरेबिलिटी को चेक करना है, हेल्थ इम्पैक्ट को चेक करना है और इस आईपीसीसी रिपोर्ट को सीरियसली लेना है। इंडिया मस्ट shore up its adaptation measures, urgently move to secure the future of its many vulnerable who have the most to lose. Vulnerability. Vulnerability का एक और न्यूज़ हमने देखा था। साउथ एशिया जो है ना, ये बहुत डेंसली पैक्ड है कंट्री। इधर पाकिस्तान देखो, इंडिया देखो, नेपाल देखो, बांग्लादेश देखो, इवन म्यांमार वगैरह भी, श्रीलंका भी कवर कर लेते हैं, भूटान। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, एचडीआई भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो यहाँ अगर डिजास्टर होगा तो कैटास्ट्रॉफिक होगा, वो ह्यूमन लाइफ्स लॉस होंगे यहाँ पे। सो वी नीड टू डू बेटर। किक्ड आउट, overlap of sports and politics is unavoidable as the suspension of Russian teams show। तो अभी पूरा वर्ल्ड अब ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि रशिया कॉर्नर्ड हो गया है, स्पोर्ट्स हुआ, कंपनीज हुई, बिजनेसेस हुई, वेस्ट लेड जो वर्ल्ड है वो कॉर्नर दिस रशिया को आउट कर रहा है। अब बात ये आती है स्पोर्ट्स और दिस पॉलिटिकल थिंग, इन दोनों को मिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूजुअली स्पोर्ट्स को न्यूट्रल रहने का ऐसा टेंडेंसी रहा है इन द पास्ट, बट जब पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसा हो रहा है, पीपल आर डाइंग, तो उस केस में हम स्पोर्ट्स को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पर। किक्ड आउट। देन यहाँ पे बात है बस्तर छत्तीसगढ़, जस्टिस ग्राइंड एक्सीडिंगली स्लो। जो ओवरऑल थीम है इस आर्टिकल का वो ये है, कोविड-19 के कारण भी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, कल हमने पढ़ा था, आज ही पढ़ा है दिस जीएस रिवीजन क्लास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहुंचाना ज़रूरी है। विकास मतलब ये नहीं होता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा है, नो। विकास मतलब वो जो फाइनेंस है, इनकम है, वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पीपल में। आर्टिकल 39A बी एंड सी, 39B एंड सी। सो द पॉइंट इज, अगर छत्तीसगढ़ में, बस्तर में ये जो एरिया है यहाँ नक्सलिज्म है, रूट कॉज क्या है नक्सलिज्म का? नक्सलिज्म का रूट कॉज है कि इस एरिया में एलियनेशन हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहुंचा नहीं। यहाँ अगर छत्तीसगढ़ देखे तो छत्तीसगढ़ बड़ा मिनरल रिसोर्सेज से रिच स्टेट है, कोल है, आयरन है, तो टेक्निकली इससे जो भी इनकम हो रही है, वेल्थ जनरेट हो रही है, वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी। बट अगर हम देखें तो वो वेल्थ यहाँ पे नजर नहीं आती है, और उससे फिर क्या होता है, दिस नक्सल जैसी चीजें राइज होती है। तो द आइडिया इज कि हमें अगर इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको रूट से अगर करेक्ट करना है तो टू प्रोन्ज्ड अप्रोच हमें फॉलो करना है। एक तो पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। सेकंड, वेल्थ, यहाँ जो वेल्थ और प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस और जो बेनिफिट्स हैं वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाना जरूरी है। यूक्रेन वॉर, इंडिया एंड अ स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यहाँ पर भी अभी इस टॉपिक में बहुत बात करना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, अब हमें क्या देखना है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये वेरी वेल क्वालिफाइड है, सीजन्ड ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पे, एंड दे विल हैंडल एवरीथिंग वेरी वेल, बहुत प्रोफेशनल है ये। द पॉइंट इज, हमें जो हमारे सिलेबस में रह के बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, इंडिया का रशिया पे क्या डिपेंडेंसी है, रशिया के जो वेपन्स हैं, हम पर हार्डवेयर्स हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वॉर पे। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में लेसन किया है कि हमको सेल्फ रिलायंट होना क्यों ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। सबसे पहले तो नैम की बात करते हैं। देखिए, ये इंडिया है, दिस इज से रशिया। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो पूरा वर्ल्ड दो हाफ्स में डिवाइड हो गया था। एक रशिया लेड था, दैट इज यूएसएसआर, और दूसरा था यूएस लेड था। इन दोनों के बीच में 1945 के बाद ऐसा वॉर तो नहीं हुआ,
बट वॉर लाइक सिचुएशन हुआ तो इसको बोल दिया कोल्ड वॉर। दिस इज नॉट एक्चुअली अ वॉर बट वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है, ब्रिंक्समैनशिप हो रही है। ये दोनों कंट्री आपस में नहीं लड़ते हैं। अगेन, ये दोनों कंट्रीज आपस में नहीं लड़ते हैं। ये लड़ेंगे क्यूबा में, ये लड़ेंगे वियतनाम में, ये लड़ेंगे से साउथ कोरिया में, ये लड़ेंगे किसी अफ्रीकन कंट्री में, या फिर ये प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे अफगानिस्तान में, सीरिया, इराक। तो थिएटर्स अलग होते जाएंगे बट वॉर के पीछे के जो सीन्स हैं वो रहेंगे यूएसए और रशिया। यूएसए एंड यूएसएसआर, दे विल बी फाइटिंग बट समवन एल्स कंट्री, सम अदर कंट्री पे। और वो कंट्री तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय होगा जहाँ पे फाइट हो रही है। जैसे अभी यूक्रेन में फाइट हो रही है, यूक्रेन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि रशिया चाहता है यूक्रेन नाटो के साथ प्रेजेंस नहीं बढ़े और यूक्रेन आए रशिया के साथ। और यहाँ यूएस की जो पॉलिसी है वो यूक्रेन को कॉन्टिन्यूसली पुश करना चाहती है कि यहाँ पे नाटो की मेंबरशिप भी आ जाए और यहाँ मॉस्को के बैकयार्ड पे दिस यूएस लेड नाटो की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो और नाटो मिलिट्री अलायंस है। तो ऑब्वियसली रशिया भी अलार्म्ड फील करेगा। जैसे कुछ टाइम पहले क्यूबा में फ्लोरिडा के पास जब रशिया ने मिसाइल्स डिप्लॉय की थी तो तब भी वॉर लाइक सिचुएशन आई थी जैसे अभी आ रही है। सो द पॉइंट इज, ये दो प्लेयर थे यूएसए और यूएसएसआर, दे फाइट एंड द वर्ल्ड सफर्स। सो द पॉइंट इज, इन सब में इंडिया को कैसे आगे अपने इंटरेस्ट आगे लगाना चाहिए। तो इंडिया ने बहुत स्मार्टली और टैक्टफुली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कहा। हमने कहा कि हम इंडिपेंडेंट इक्वेशन रखेंगे, हम ना तो यूएसए के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे ना रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे। हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, इंडियन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम अकॉर्डिंगली डील करेंगे। और इस पॉलिसी को हमने कंटिन्यू किया। ऑल्दो 1991 में कोल्ड वॉर जब एंड हुआ तब बात आई कि नैम क्या रेलेवेंट है या नहीं है, तो हमने अकॉर्डिंगली इसको फिर चेंज किया। नैम का वर्जन्स जो है इसका मैंडेट ब्रॉडन किया, वर्ड सिक्योरिटी। द आइडिया इज नैम में ये था कि कंट्रीज को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, सोवरेनिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब फिर से वर्ड ऐसे डिवाइड हो रहा है तो नैम में फिर यूटिलिटी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो रशिया है, रशिया के साथ हमारे डिफेंस टाइज है। पास्ट हिस्ट्री देखें तो रशिया के साथ एट टाइम्स भी और रेगुलरली भी रशिया स्टैंड किया है इंडिया के साथ। से प्रीवियस वॉर्स भी आप देखो जब इंडिया को रिक्वायर्ड था, 1971 देखो। यूएसए जो था वो यूजुअली इन द पास्ट इतना फ्रेंडली नहीं रहा, हॉस्टिलिटी ज़्यादा थी यूएस की, बट रशिया एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है। आज की डेट में देखें तो यूएसए के साथ हमारी प्रॉक्सिमिटी हो गई है, क्वाड हमने ज्वाइन किया हुआ है। क्वाड ऑल्दो मिलिट्री नहीं है बट क्लोजर कोऑपरेशन है। 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट जो होते हैं, बेका एंड दिस लेमोआ एटसेट्रा, कॉमकासा, ये हमने साइन किए हैं यूएसए के साथ। तो यूएसए आज की डेट में काफ़ी क्लोज आ गया है। बट रशिया इज ऑल्सो देयर। अब रशिया के साथ एक और है कि चाइना एक्सेस और ये पाकिस्तान, तो ये एक नया एक्सेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सो द पॉइंट इज, इंडिया को जो आज हम फॉलो कर रहे हैं वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, बैलेंस्ड रहना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फिर से इसी पाथ पे चलने का टाइम है। ये है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट तो ये 1961 बेलग्रेड फॉर्मर यूगोस्लाविया में एस्टेब्लिशमेंट, मेंबर कंट्री 127 ऑब्जर्वर, ये डेटा है। अब 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? पीस। तो नैम का मतलब क्या होता है? पीस। इंडिया क्या बोलता है? यूक्रेन में पीस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉन अलाइनमेंट होना चाहिए। किसी भी टाइप की मिलिट्री पॉलिटिकल ब्लॉक में हमेशा ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबमिट होता है, स्टैंडिंग एजेंसी वगैरह। सो दिस इज नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब इसी जो पाथ है उसको आगे कैरी करने का टाइम है। तो इंडिया को अब बहुत प्रैक्टिकली अपने इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। सो इसको सेल्फिश होना नहीं कहेंगे, जस्ट हर कंट्री ऐसे ही करती है, हमें अपने इंटरेस्ट आगे रखना चाहिए। सो दिस इज दैट। देन डाउट्स ओवर डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया। अब जैसे हम S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। अब यूएसए इस पे बोल रहा था काटसा लगाएगा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। बट पहले ये लग रहा था कि हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट अब जिस तरीके से वॉर यहाँ पे हो रही है तो एग्जेम्पशन मिलना डिफिकल्ट है। अब लेट अस सी हम कैसे डिलीवरी लेंगे वेपन्स एंड ऑल का। अगर हमारा एयरफोर्स देखें तो हमारे ज़्यादातर प्लेन मिग हैं, मिग सीरीज़ के हैं, रशियन डिपेंडेंस है। अगर हम सबमरीन्स वगैरह भी देखें, जहाज भी देखें तो दिस रशियन इक्विपमेंट्स हैं।
अभी कलाशिंकोव के दिस A0206 राइफल्स लेनी थी हमें, वो भी रशियन मेड है। तो रशियन हार्डवेयर पे हम डिपेंडेंट है, हमारी फौज। सो द पॉइंट इज, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे इस इवेंट को देखें, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस को। ओके, तो अभी के लिए हम एक आंसर तैयार करते हैं और वो आंसर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे नोट। प्रिपेयर अ नोट ऑन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत यूटिलिटी भी है। नैम का बेसिक्स पहले पूरा कवर कर लीजिए, व्हाट इज नैम, फैक्ट्स एटसेट्रा। फिर उसको करंट से लिंक करिए, आज के टाइम पे नैम की क्या यूटिलिटी है। आप अपना व्यू पॉइंट भी बता सकते हो कि इंडिया को कैसे वे फॉरवर्ड करना चाहिए इस सिचुएशन पे। ओके, देन दिस इज ग्लास रूट सेक्युलरिज्म ग्रोज, ग्रास रूट सेक्युलरिज्म ग्रोज। इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से रन होता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। देन दिस इज देयर मेडिकल स्टूडेंट स्टेयर एट अ ब्लीक फ्यूचर, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। अभी अब इनका आगे क्या होगा, करियर एंड ऑल, दिस इज अ प्रॉब्लम। डाउट्स ओवर डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया, जैसे ये है S-400 मिसाइल सिस्टम। अब क्राइसिस है तो इसका डिलीवरी कैसे लें। तो अमेरिका अमेरिका लगाएगा यूएस काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। लेट अस सी एग्जाम्शन मिलता है या नहीं। देखिए, टर्की ने भी S-400 लिया। टर्की तो नाटो का ग्रुप का मेंबर भी है, बट तो पॉइंट इज कि आज की डेट में ज़्यादातर कंट्रीज ना ऐसा ब्लॉक्स में नहीं रहना पसंद करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। तो ये बात है, ट्रेडिशनल सप्लायर रशिया रहा है हमारे इक्विपमेंट्स का, चाहे हेलीकॉप्टर हो, सबमरीन्स हो, फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो। रशियन मिलिट्री हार्डवेयर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। AK-203 राइफल्स अभी बनानी थी, असॉल्ट राइफल्स यूपी में। अब इसका आगे क्या होगा। गोवा शिपयार्ड में भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बिकॉज रशिया के साथ गुड थिंग इज़ रशिया इक्वल फुटिंग पे हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे सुखोई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ। अभी जैसे ब्रह्मोस है, ये जॉइंट वेंचर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया। अभी हमने रफेल खरीदा, रेडीमेड लिया है रफेल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसमें नहीं हुआ। सो द पॉइंट इज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ऑल में रशिया ने ज़्यादा अच्छा डिफेंस पार्टनर इंडिया के लिए रहा है। बाकी ये सबमरीन्स वगैरह भी हैं जो आगे आने वाली डेट पे। अब एक और क्या होगा, जैसे रशिया का बहुत ज़्यादा इधर हार्डवेयर का लॉस भी हुआ है यूक्रेन में, और अर्जेंट नीड अब रशिया को खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का होगा। तो इस पूरे बैकड्रॉप में रशिया क्या इंडिया को जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वेपन सप्लाई करना था वो कर पाएगा या नहीं। बिकॉज यहाँ की जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अब डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की प्रायोरिटी में खुद को एम्फेसाइज करेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेट अस सी। द होल आइडिया इज इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना बहुत ज़रूरी है इंडिया को। यहाँ अपना चाइना फैक्टर भी है, पाकिस्तान फैक्टर भी है, इन दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ रही है रशिया से। वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर मिलिट्री हार्डवेयर्स। दिस इज फेस्टिवल अमिड स्नो, श्रीनगर में है ये। रशिया बियर्स डाउन ऑन कीव एंड दिस रेडी टू हेल्प नेशनल्स ऑफ नेबर्स कंट्री। इंडिया हमेशा एक अच्छा सिटीजन ऑफ वर्ल्ड का एग्जाम्पल शो करता है। कोविड-19 में भी हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प किया, अपने नेबर्स एंड ऑल। इंडिया एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड एट UNSC। चाइना स्टार्ट्स इवैक्यूएशन प्रोसेस, शेलिंग हो रही है। फॉर्मर US ऑफिशियल विजिट ताइवान। अब एक दूसरा एक डेवलपमेंट हो सकता है क्राइसिस ताइवान में, चाइना विल ट्राई, ऐसा हो सकता है, लेट अस सी। देन इजिप्ट है, स्वेज कैनाल का दिस ट्रांजिट फी इजिप्ट बढ़ा रहा है। स्वेज कैनाल किन दो सी को कनेक्ट करती है, आंसर चिप शॉर्टेज क्रिम्स ऑटो सेल्स, होल सेल्स। चिप शॉर्टेज, कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकिंग बॉटलनेक्स आए, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आए। जो ताइवान वगैरह है यहाँ चिप ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक चिप हर जगह है, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगता है। तो ऑटो मोबाइल्स वगैरह में यहाँ डिफिकल्टी आई है। दैट इज वाई हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं कि कम टू इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। पोल रैलीज ईजिंग कोविड कर्ब्स लिफ्टेड पेट्रोल डीजल सेल्स इन फरवरी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी तो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन भी बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू इतना डिप हुआ है, कम आया। वॉर में स्पर शिफ्ट ऑफ IT जॉब्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। अब सी, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में क्राइसिस है तो यहाँ से बहुत सारे IT जॉब्स हैं वो इंडिया में ट्रांसफर हो सकते हैं, करीब 1 लाख जॉब।
सो दिस इज अगेन यहाँ पे एक इंडिया को गेन होगा। बट दूसरी जगह प्रॉब्लम ये होगा कि जो बिल है इंपोर्ट का ऑयल वगैरह का, वो ऑयल महंगा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारा हैम्पर करेगा वो। तो दिस इज दैट। देन दिस इज रशिया सीक्स टू हॉल्ट इन्वेस्टर स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब बताइए, एज सैंक्शंस बाइट। तो रशिया ने कुछ फ्रीज करने का भी डिसीजन यहाँ पे लिया है। अभी बहुत डिफिकल्टी चल रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं रशिया पे। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, म्यांमार रिफ्यूजीज। तो आने वाले टाइम पे जो सबसे बड़ा क्राइसिस होने वाला है ना, वो रिफ्यूजीज का होने वाला है। रिफ्यूजीज स्पेशली जैसे कोस्टल लैंड पे अगर सी लेवल राइज हुआ तो यहाँ से मास माइग्रेशन भी होगा। प्लस अगर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो पॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ेंगे, फाइट्स होंगी, और ये रिफ्यूजी क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। रशियन कॉन्वॉय फ्लीइंग यूक्रेन कंज्यूमिंग पावर, रेड क्रॉस बिल स्पॉटेड। ये कहाँ पे स्पॉट हुआ? ये बहुत रेयर है, क्रॉस बिल उत्तराखंड में हुआ। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2022। तो उत्तराखंड में ये एक क्रॉस बिल स्पॉट हुआ है। ये अब जैसे ऑयल की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, रशिया जो है ये बेसिकली ऑयल गैस इसका ह्यूज रिजर्व्स है यहाँ पे, और वो इसको एक्सपोर्ट भी करता है। यूरोप की जो 40% जो है एनर्जी, गैस एंड ऑयल, वो आती है दिस रशिया से। तो अब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ वॉर सैंक्शंस, तो ऑयल मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिट कर रही है रशिया से। तो रशिया का जो डिसीजन है मिलिट्री ट्रूप्स भेजना यूक्रेन में, सैंक्शंस लगे हैं, तो यहाँ की जो कंपनीज हैं उससे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वगैरह हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। रशिया की एनर्जी सेक्टर है, यहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, एक तो गैसप्रोम है और दूसरा रॉसनेफ्ट है। ये दोनों गवर्नमेंट ओन्ड है। इसके कुछ शेयर्स वगैरह फॉरेन कंपनीज के पास भी होते हैं, तो वो सब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। 40% सप्लाई यूरोपियन गैस जो है वो रशिया से आती, तो ये भी एक इक्वेशन है। फिर ये कुकी इंसर्जेंसी है मणिपुर में। कुकी मिलिटेंसी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है एथनिक आइडेंटिटी पे। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, ग्रुप्स बिलोंगिंग टू एथनिक फैब्रिक, और एक इनका एरिया कुकी लैंड बनाने की बात है, जो जिसमें म्यांमार, मणिपुर, असम और मिजोरम भी हो। इसके कारण यहाँ पे टेंशंस होते हैं। सेकेंड जो टेंशन का रीजन है वो है इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट, कुकीज और नागा में, मणिपुर में। तो दिस इज इंसर्जेंसी। बिल्डिंग द मोस्ट एग्जॉस्टिव फैमिली ट्री। ये क्या न्यूज़ है कि जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, तो सारा जो अपना फैमिली ट्री है, रूट्स जो है, उसको ट्रेस करने का यहाँ पे कोशिश हो रहा है, जीनियोलॉजी। तो एक स्टडी है ऑक्सफोर्ड का, फैमिली ट्री ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस बनाने की यहाँ पे बात है। तो दिस इज अगेन बिग प्रोजेक्ट, ह्यूज प्रोजेक्ट। तो सारे जो जीनोम्स हैं डिफरेंट पॉपुलेशन वगैरह के, उसको ट्रेस करके फैमिली ट्री कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर एटसेट्रा की हेल्प से ये उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब ये नो योर इंग्लिश है। सी, फीमेल का मतलब होता है वो फीमेल सेक्स है, फीमेल इज यूज टू डिनोट सेक्स। पर जो फेमिनाइन है, दोनों में डिफरेंस है। फेमिनाइन इज यूज टू रेफर टू विमेनली क्वालिटीज, जैसे कि फीमेल डियर, दिस, तो मतलब दिस दीज आर टेलिंग क्वालिटीज। अब फीमेल, फेमिनाइन चार्म, फेमिनाइन सिंपैथी, फेमिनाइन कंपनी, जैसे हिंदी में भी करते हैं ना उपमा ऐसे, तो दिस इज फेमिनाइन चार्म, तो क्वालिटीज बता रहे हैं अपन। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों वर्ड के यूज में। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, अगर मस्ट नॉट है तो क्या वो ऑपोजिट है मस्ट का? नो, यू मस्ट डू दिस। और इसका उल्टा बोलना है तो हम नीड नॉट बोलेंगे, मस्ट नॉट नहीं होता है। मस्ट आई गो नाउ? नो, यू नीड नॉट, नीड नॉट। मस्ट नॉट इज नॉट एनीथिंग, हमें बोलना है नीड नॉट। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक, मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नो यू नीड नॉट। देन तो मस्ट एंड मस्ट नॉट। अब एक कंसल्ट वर्ड होता है, कंसल्ट करना है। जैसे हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एमसीक्यू लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कंसल्ट करेंगे बुक को, रिसोर्सेज को। तो कंसल्ट मीन टू सीक इंफॉर्मेशन और एडवाइस फ्रॉम पर्सन, बुक्स, वंस, वॉच। एडवाइस मांग रहे हैं अपन, सीक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो कंसल्ट वर्ड वहाँ पे यूज होता है। ओके, अब डिफरेंस अटेंड और अटेंड टू में क्या होता है? यू अटेंड अ मीटिंग, यू अटेंड अ वेडिंग, यू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। ओके, बट जब आपको इनेबिलिटी भी बतानी है तो अटेंड टू लिखेंगे। अटेंड टू का मतलब होता है कि हम उसको डील कर लेंगे, लुक आफ्टर कर लेंगे, कि आई होप
पे अटेंशन टू, लाइक आई विल अटेंड टू ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द मीटिंग, मतलब उसको लुक आफ्टर कर लेंगे. प्लीज डोंट वरी अबाउट योर सन्स एडमिशन, आई विल अटेंड टू, मतलब आई विल लुक आफ्टर, आई विल डील विद दैट, पे अटेंशन टू. तो अटेंड एंड अटेंड टू, एंड दिस इज कंसल्ट. ओके, मस्ट एंड मस्ट नॉट, फीमेल एंड फेमिनाइन. सो ये हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स. ऑलराइट, सो आज हमने ये सारे टॉपिक्स देखे. आज दो सवाल हैं. पहला जो सवाल है वो है अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इन जीएसटी. सेकंड जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है, नोट बनाना है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.